नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव में और मैं हूं आपके साथ अनीशा दीक्षित। दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है जिसकी काफी महिलाएं शिकार होती हैं। इसलिए इसके प्रति जागरूकता जरूरी है। जागरूकता इसलिए क्योंकि अगर समय रहते ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता लगा लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। हमारे देश में कई नई तरह की टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है। आज हम आपको अपने इस खास शो में बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और साथ ही इसका क्या इलाज है। और ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय गोगिया, एमडी इंटरनल मेडिसिन, डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एम्स दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। नमस्कार, थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, ब्रेस्ट कैंसर के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं जिनसे लोगों को अवेयर होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर का कॉमन सिम्टम्स है पेनलेस लंप। जो एक ब्रेस्ट के अंदर गांठ होती है उसको मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है गांठें। ब्रेस्ट के अंदर जो गांठ होती है वो यूजुअली अगर 40 इयर्स के नीचे हैं वो यूजुअली बिनाइन होती हैं, तो हर गांठ ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती है। बट ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है गांठें, ब्रेस्ट लंप जिसको बोलते हैं, और यूजुअली वो रहता है पेनलेस लंप होता है, उसमें पेन यूजुअली नहीं होती है। तो 90% ऑफ द ब्रेस्ट लंप आर पेनलेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट लंप जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। उसके बाद सेकंड सिम्टम्स आते हैं बगल की जो एक्जिला की गांठें होती हैं, जो यूजुअली जब सेकंड स्टेज ऑनवर्ड्स वो बढ़ जाती हैं। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं जो ब्रेस्ट के अंदर जो स्किन चेंजेस होते हैं, जो ब्रेस्ट के ऊपर के निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स होता है या ब्रेस्ट के अंदर जो स्किन चेंजेस आते हैं, वो बहुत थर्ड मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। वो जब स्किन चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं इसका मतलब वो स्टेज अपना बढ़ना शुरू हो गया, वो स्टेज 3 आ गया। तो थर्ड कॉमन सिम्टम्स है ब्रेस्ट के स्किन चेंजेस जिनको पीओडी ऑरेंज भी बोलते हैं या पकरिंग भी बोलते हैं। एंड फोर्थ कॉमन सिम्टम्स है निप्पल के अंदर कभी कभी डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो ये एक मोस्ट कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, 3-4 कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता लग सकता है कि वो ब्रेस्ट में जो गांठ है वो एबनॉर्मल है या एबनॉर्मल बिनाइन है या एबनॉर्मल मैलिग्नेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये 4 फीचर्स रहते हैं। बिल्कुल सर, वहीं मेरा दूसरा सवाल है आपसे, ब्रेस्ट कैंसर के खतरे का आकलन करने के लिए ये क्यों जरूरी है कि किसी की फैमिली हिस्ट्री भी देखी जाए, खासकर बात करें अगर ब्लड रिलेशन में? जो फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 से 15% कैंसर वो आनुवंशिक होते हैं। तो जो आनुवंशिक कैंसर होते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं उसमें कैंसर आने के चांसेस ज़्यादा हों। तो उसमें मोस्ट कॉमन है जैसे ब्रेस्ट कैंसर एंटीजन BRCA1 and 2 जीन होते हैं, वो अगर पॉजिटिव होते हैं तो उसमें आनुवंशिक होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो मौसी या जो फर्स्ट फीमेल डिग्री रिलेटिव हैं, उसमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर या मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर होने के हम हिस्ट्री लेते हैं ताकि हमें पता लगे ये फैमिली एसोसिएशन तो नहीं है ब्रेस्ट कैंसर का। तो डेफिनेटली यस, फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मैंने बताया 10 to 15% हेरिडिटरी होते हैं और 15 to 20% आगे आपके उसमें खतरा रहता है जीन के म्यूटेशंस होने का। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर, अगर कैंसर स्टेज की बात करें तो कैंसर की स्टेज कैसे निर्धारित की जाती है और ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आप बताएं। तो यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज 4 स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3, 4। ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 में यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर का जो लंप है, जो ब्रेस्ट कैंसर का जो गांठ है वहीं तक सीमित रहती है, जो यूजुअली विद इन 2 सेंटीमीटर के अंदर की गांठ होती है। स्टेज 2 में जो ब्रेस्ट कैंसर की गांठ वो 5 सेंटीमीटर तक जो हम उसका मैक्सिमम डायमेंशन लेते हैं, उसका साइज बढ़ जाता है तो वो स्टेज 2 हो जाता है। स्टेज 3 में नोडल स्प्रेड हो जाता है, जैसे मैंने बताया एक्जिला में जो बगल की गांठें अगर हो जाती हैं तो वो स्टेज 3 हो जाता है। और साथ साथ जब स्किन चेंजेस होने लगते हैं ब्रेस्ट में तो वो स्टेज 3 हो जाता है। एंड स्टेज 4 तब होता है जब ब्रेस्ट कैंसर के अलावा नोड्स और ब्रेस्ट के अलावा और कहीं भी कैंसर स्प्रेड होता है, जैसे बोन्स के अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है, लंग के अंदर होता है और ब्रेन के अंदर, ये मोस्ट कॉमन साइट्स हैं, इसमें होता है तो स्टेज 4 होता है। तो जो भी स्टेजेस होती हैं हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंग होता है। स्टेज 1 में हम यूजुअली सर्जरी करते हैं, स्टेज 2, 3 में हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं फिर सर्जरी करते हैं, एंड स्टेज 4 में पहले कीमोथेरेपी ही देते हैं और डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का ट्यूमर है, हार्मोन ट्रीटमेंट देना है या टारगेट ट्रीटमेंट देना है,
उस पर डिसाइड करते हैं कि स्टेज 4 में हम कौन सी थेरेपी देते हैं, डिपेंड्स ऑन द ट्यूमर टाइप। तो स्टेज 4 में सर्जरी यूजुअली हम नहीं करते हैं। स्टेज 2-3 में पहले कीमोथेरेपी देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, फिर रेडिएशन करते हैं। एंड स्टेज 1 में पहले सर्जरी करते हैं, देन कीमो रेडिएशन, डिपेंडिंग ऑन द ट्यूमर टाइप। ये डिपेंड करता है सारे स्टेजेस और ट्रीटमेंट पे। लगातार आपने ट्रीटमेंट की बात करी, अगर वहीं हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए थेरेपीज कौन कौन सी उपलब्ध हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को समझाएं। सो ब्रेस्ट कैंसर के जो ट्रीटमेंट में 4 या 5 मॉडलिटी हैं। सबसे कॉमन है सर्जरी, जो 2 टाइप की होती है, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी और MRM मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, जिसमें पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं। सेकंड है कीमोथेरेपी, थर्ड है टारगेट ट्रीटमेंट, फोर्थ है हार्मोन ट्रीटमेंट एंड फिफ्थ है रेडिएशन थेरेपी, जो भी 2-3 टाइप की होती है, जिसमें हम बहुत प्रिसाइजली ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हम IGRT और IMRT के बारे में बात करते हैं। एंड फिफ्थ वन इज इम्यूनोथेरेपी, जो सबसे अभी रिसेंट उसके एडवांटेज आने स्टार्ट हुए हैं। बिल्कुल, ट्रीटमेंट की सर हमने बात करी, वहीं अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के होने वाले बाद में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके? तो सबसे जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड होते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी आपकी नॉर्मल सेल्स में भी एक्ट करती है और एबनॉर्मल सेल में भी एक्ट करती है। तो जब एबनॉर्मल सेल पे एक्ट करती हैं, जो कैंसर सेल्स होती हैं वो ट्यूमर सेल्स को किल करती हैं, वो कंट्रोल करती हैं ट्यूमर्स को, और जो नॉर्मल सेल्स पे एक्ट करती हैं तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है म्यूकोसाइटिस। जो हमारा ओरल, अगर हम ओरल की बात करें तो म्यूकोसाइटिस होता है, मुंह में छाले होते हैं। अगर GI की बात करें तो डायरिया होने की प्रोबेबिलिटी होती है। एलोपेशिया होता है, जिसमें बाल पूरे चले जाते हैं। फैटीग होता है। ये 4-5 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। और आजकल जो इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं वॉमिटिंग के लिए, वॉमिटिंग, नोशिया वॉमिटिंग एक पहले मेन सिम्टम्स होता था, बट आजकल जितनी भी रिसेंट एडवांसेस हुई हैं वॉमिटिंग को रोकने के लिए, तो वॉमिटिंग, नोशिया उतना ज़्यादा नहीं रहता। वहीं डॉक्टर, अगर बात करें ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआती स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग कितनी जरूरी है, ताकि उसका समय पर इलाज किया जा सके? तो स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर में, क्योंकि हम अपने जो OPDs में या हमारे जितने भी हम कैंप में देखते हैं, जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो स्टेज 2, 3, 4, मैक्सिमम स्टेज 2, 3 की होते हैं, जो अराउंड 70-80% होते हैं। वहीं हम वेस्ट की बात करें तो वही 70% स्टेज 1 में होता है। तो डिफरेंस ये इसलिए है कि एक तो हमारे यहाँ जो स्क्रीनिंग है, ऑफकोर्स स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे टाइमली मैमोग्राफी करके हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें। वेस्ट में स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, क्योंकि उनके हर उसमें किसी भी प्रोग्राम में स्क्रीनिंग है। जैसे US में 45 ईयर्स के बाद ब्रेस्ट कैंसर का मैमोग्राफी करना है, यूरोप में 50 ईयर्स के बाद मैमोग्राफी करना है। बट इंडियन सेंट्रिक गाइडलाइन कोई अभी बनी नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम स्क्रीन करके उसको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकें, ताकि उसका आउटकम, क्योंकि जितना भी आउटकम है, जितना भी सर्वाइवल है, वो ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हमने स्टेज 1 में डिटेक्ट कर लिया तो उसका आउटकम 90% है, स्टेज 3 में किया तो उसका आउटकम 40-50% है। तो आपको डिपेंड करता है किस स्टेज में हम डिटेक्ट करते हैं, और उसका आउटकम उसी के हिसाब से, आउटकम मतलब सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी उसी के हिसाब से डिसाइड होती है। तो स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, और ये हर स्क्रीनिंग हर प्रोग्राम में होनी चाहिए। किसी भी नेशनल प्रोग्राम में स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ताकि हम उसको जल्दी डिटेक्ट करके अर्ली स्टेज में डायग्नोज करके उसको एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करें, ताकि उसका आउटकम, सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ठीक रहे। जी डॉक्टर, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी क्या होती है और ये कब कंसिडर की जाती है? यूजली ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इनिशियली स्टेजेस में होती है। जैसे स्टेज 1-2 हुआ तो उसमें पूरे ब्रेस्ट को नहीं निकाल के एक टुकड़ा निकालते हैं जहाँ पे लंप होता है, उसको लंपेक्टमी प्लस एक्सरे लिम्फ नोड डिसेक्शन बोलते हैं। उसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करते हैं। उसमें पूरी ब्रेस्ट रिमूव नहीं करते, केवल जहाँ पे ट्यूमर है वही निकालते हैं, और साथ में वहीं डाई डाल के सेंटिनल लिम्फ नोड देखते हैं। अगर वो नेगेटिव होती है तो हम एक्जिला भी बचा सकते हैं, एक्जिला की बहुत सारी नोड्स भी बचा सकते हैं। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी यूजली स्टेज 1 और 2 में होती है। स्टेज 3 में भी पॉसिबल है, अगर हम उसमें कीमोथेरेपी को दे के ट्यूमर को बिल्कुल छोटा कर दें ताकि सर्जन पूरा लंप निकाल सके, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी है। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इस टाइम सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होती है। जो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट सर्जरी का टाइप आजकल ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी है, जिसमें हम पूरा ब्रेस्ट रिमूव ना करके खाली छोटा टुकड़ा ही निकाल सकते हैं।
डॉक्टर, मेरा दूसरा सवाल है, ब्रेस्ट कैंसर के या कोई दूसरे टाइप के कैंसर होने के कितने चांसेस होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर में सबसे मोस्ट कॉमन है कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद ब्रेस्ट कैंसर ही वापस आए, जिसको रिलैप्स बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज में आपका कैंसर इनिशियली डिटेक्ट हुआ और कौन से ट्यूमर टाइप का था। जैसे सपोज जो ब्रेस्ट कैंसर ब्रॉडली डिवाइड करते हैं हम 3 टाइप के करते हैं। एक हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, एक HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं और एक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का यूजुअली वो रिलैप्स जल्दी करते हैं, विद इन 18 to 24 मंथ वो रिलैप्स कर जाते हैं। तो चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवरशिप में, ब्रेस्ट कैंसर के फॉलोअप में ब्रेस्ट कैंसर के ही मैक्सिमम चांसेस होते हैं रिलैप्स होने के। और जैसे मैंने बताया, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी अदर टाइप ऑफ कैंसर जैसे हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है या HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, वो स्टेज 3 में है, तो उसका प्रोबेबिलिटी रिलैप्स करने का ज़्यादा होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेज 1 और 2। तो स्टेज, ट्यूमर टाइप, ये 2 रिस्क फैक्टर रहते हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के रिलैप्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। एंड अपोजिट ब्रेस्ट थर्ड मोस्ट कॉमन है, क्योंकि हमारे पास इसलिए हम अपनी सर्वाइवरशिप क्लिनिक में अपोजिट ब्रेस्ट का मैमोग्राम जरूर कराते हैं, ताकि हमें देखना चाहिए कि आगे फॉलोअप में अपोजिट साइड का तो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप नहीं हो रहा है। बाकी थेरेपी रिलेटेड जैसे हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हमने एंथ्रासाइक्लिन ग्रुप की ड्रग दी, तो लॉन्ग टर्म एक्यूट ल्यूकीमिया होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अदर कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया या और अदर ब्लड कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आपने एंथ्रासाइक्लिन को हमने एक्सपोज किया हो, वो भी 10 से 15 साल या 2 से 5 साल का, डिपेंडिंग ऑन के कितनी कौन सी ड्रग कितनी डोज में ली हुई है। अगला सवाल है डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर के साथ सरवाइव करने के लिए फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है, इसके बारे में आप समझाएं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर अपने आप में ही इतना एक ट्रॉमेटिक वर्ड है कि उसमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो बहुत जरूरी रहता है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है हमारे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ। इमोशनल, क्योंकि मोस्ट कॉमन हमने जो हमारे उसमें इवैल्यूएशन में देखा है कि हमारे यहाँ का जो ब्रेस्ट कैंसर के मीडियन एज 47-48 ईयर्स है, तो मोस्टली यंग्स में ज़्यादा रहता है। तो उस केसेस में वो फैमिली भी देखना है, उनको अपने फाइनेंसेस भी देखना है, जॉब भी देखना है, तो इसके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटमेंट पूरा होना चाहिए। ट्रीटमेंट पूरा होने का मतलब ये है कि हमने जैसे सपोज 4-6 मंथ का ट्रीटमेंट हो गया, सपोज हार्मोन पॉजिटिव ट्यूमर है तो 5 साल का ट्रीटमेंट चलता है, तो उसको ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ना नहीं है। सपोज HER2 पॉजिटिव ट्रीटमेंट है तो वो टोटल 17 साइकिल और 1 ईयर का ट्रीटमेंट है, तो उसको बीच में छोड़ना नहीं है। एंड थर्ड, अगर मेटास्टेटिक है तो वो तब तक कंट्रोल, हम मेडिसिन देते रहते हैं और बीच में स्कैन्स कराते रहते हैं जब तक वो पूरा कंट्रोल नहीं हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, एक तो हमें पूरा ट्रीटमेंट टाइमली लेना है, उसको बीच में छोड़ना नहीं है, सर्वाइवरशिप कंटिन्यूस अपने फिजिशियंस के फॉलोअप पे रहना है, और डेफिनेटली बीइंग ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट उतना कॉस्टली नहीं होता है, बट डिपेंड करता है, सपोज आपकी टारगेट ट्रीटमेंट है या इम्यूनोथेरेपी है, वो थोड़े कॉस्टली हैं, तो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सब्सिडाइज रेट पे मिल भी जाती हैं, और आयुष्मान भारत या गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी होती है उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है। कीमोथेरेपी यूजली सरकारी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, बट डेफिनेटली यस, अगर टारगेट ट्रीटमेंट और इम्यूनोथेरेपी अगर ट्रीटमेंट में है तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को आप डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, अब उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, तो सबसे जो आपने 3 चीज़ें बताई, डाइट, एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग ऑल फॉलोअप। ये देखा गया है कि जितने भी ब्रेस्ट कैंसर हैं, अगर आपने अपने वेट मेंटेन नहीं रखा है तो उसमें चांसेस हैं, उसमें रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वज़न, वेट, अपने जो डाइट को, और वज़न और वेट कैसे पता कंट्रोल में रहेगा, डाइट से। तो सेकंड है डाइट आपको अब सबको मालूम ही है डाइट कैसे लेनी है। सबसे उसमें जो हमारे जो वेस्टर्न डाइट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है उसको थोड़ा कम करना है, जो बर्गर, पिज़्ज़ा या मैदे वाली चीज़ें उसको थोड़ा कम खाना है, फ्राइड फूड्स जो हैं, जंक फ्राइड फूड एंड स्पाइसी फूड, उसको कम खाना है, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना है, अपने वज़न पे कंट्रोल करना है, मॉर्निंग इवनिंग अगर एक्सरसाइज पॉसिबल है तो वो ज़रूर करनी है। तो एक्सरसाइज, डाइट एंड ओबेसिटी कंट्रोल, ये बहुत कॉमन है जो हमें सर्वाइवरशिप आगे फॉलोअप में ज़रूर करना चाहिए।
डॉक्टर अजय, एक और चीज बताइए, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए नई नई ड्रग्स कौन से अवेलेबल हैं? जैसे मैंने बताया, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन से ट्यूमर टाइप का है। सपोज हार्मोन पॉजिटिव ट्यूमर है सपोज, तो उसके लिए आजकल जो मेटास्टेटिक स्टेज 4 वाली डिजीज हैं या स्टेज 3 वाली डिजीज हैं, उसके लिए CDK4/6 इनहिबिटर एक ग्रुप है, उसकी मेडिसिन आजकल नई डेवलप हुई हैं और वो उससे सर्वाइवल बेनिफिट भी है। तो हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए CDK4/6 इनहिबिटर है। HER2/neu पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए टारगेट थेरेपी है, और उसके लिए टारगेट जैसे पहले ट्रास्टोजुमैब था, अभी नई पर्टुजुमैब ग्रुप की ड्रग आई हैं, और अदर ग्रुप्स है जैसे सपोज TDX करके एक जो नई ड्रग आई है वो HER2/neu पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए है। तीसरी जो ट्यूमर टाइप है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वो इम्यूनोथेरेपी करके एक न्यू ड्रग्स हैं जो हम स्टेज 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स यूज करते हैं, तो वो इम्यूनोथेरेपी ट्रिपल नेगेटिव के लिए है। जो पेशेंट अनुवांशिक, जो जैसे मैंने बताया था 10 to 15% अनुवांशिक होते हैं, जो जिसमें BRCA1/2 पॉजिटिव होता है, तो उस कंडीशंस के लिए PARP इनहिबिटर एक ग्रुप की ड्रग है जो हम यूज करते हैं मेटास्टेटिक में कुछ टाइम के लिए, और जो स्टेज 2, 3 के लिए 1 ईयर के लिए। तो PARP इनहिबिटर एक नई ग्रुप की ड्रग है। तो डिपेंड करता है कौन से टाइप का ट्यूमर है, अनुवांशिक है या नहीं है, ट्रिपल नेगेटिव है, हार्मोन पॉजिटिव है, HER2/neu पॉजिटिव है, तो हर एक ट्यूमर टाइप के लिए नई नई ड्रग्स हैं। और डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर्स जो कंसर्न फिजिशियन है उससे जरूर पूछना चाहिए कि आपके लिए वो ड्रग है या नहीं है, उसका बेनिफिट है या नहीं है। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? साथ ही अगर हम महिलाओं की बात करें तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस उनमें ज्यादा बढ़े, उसके बारे में आप बताएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपना ट्रीटमेंट पूरा लें। पूरे ट्रीटमेंट से मतलब है तीनों मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें सर्जरी है, कीमोथेरेपी है एंड रेडिएशन थेरेपी है। ये पूरा लें, टाइमली लें और अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। फॉर एग्जांपल हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर 5 साल का ट्रीटमेंट चलता है, तो एवरी 3 to 6 मंथली अपने डॉक्टर के फॉलोअप में रहें, ताकि आपके जो हार्मोन ट्रीटमेंट है उसके साइड इफेक्ट को भी हम इवेलुएट कर सकें। सेकंड, इन केस आपका अपने डॉक्टर से ट्यूमर टाइप के बारे में जरूर पूछें कि ये किस टाइप का ट्यूमर है। या ट्रिपल नेगेटिव ट्यूमर है तो उसके लिए आगे क्या करना है, HER2/neu पॉजिटिव ट्यूमर है तो उसके लिए टारगेट थेरेपी कितना और कितने ड्यूरेशन तक चलेगा। अगर हार्मोन पॉजिटिव ट्यूमर है तो जो टैबलेट्स हैं वो कितने ड्यूरेशन तक चलेगी, ये जरूर पूछें। ये 3 चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1 साल में या 1.5 साल में अपने जो हर साल हम कराते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा हार्मोन ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो हम डेक्सा स्कैन जरूर कराते हैं, देखने के लिए कि बोन्स के अंदर कैल्शियम कैसा है, कितना इम्पैक्ट आया उसके अंदर। हर साल मैमोग्राफी जरूर करानी चाहिए अपोजिट ब्रेस्ट की, देखने के लिए उसमें दूसरी साइड तो नहीं कैंसर डेवलप्ड हो रहा है। तो ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें, अगर घर में ब्रेस्ट कैंसर किसी को है और वो ब्रेस्ट कैंसर एंटीजन एसोसिएटेड है, मतलब BRCA1/2 एसोसिएटेड है, क्योंकि यंग पेशेंट में BRCA1/2 होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उन कंडीशन में उसको टेस्ट को कराएं और उनको स्क्रीनिंग करना है। उनके जो रिलेटिव है उनको स्क्रीन करना है। जैसे मैंने बताया था स्क्रीन कैसे करना है, 40 इयर्स के या 45 इयर्स के बाद आपको मैमोग्राम कराना है। और इन केस अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल हो गए हैं या 50 इयर्स के ऊपर हैं तो साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार आपको मैमोग्राम जरूर कराना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिम्टम्स हैं या नहीं है। आज जो हमारे देखने में आया है कि ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में, और दिल्ली में मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, और ये एक्सपेक्टेड है एवरी 8 और 10th वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जो इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो हमें उस केस में जिसमें इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उस सिनेरियो में, तो हमें मैमोग्राफी जरूर करा लेना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपको पहले ब्रेस्ट कैंसर था या नहीं था, या किसी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर अगर है तो उसको तो ज़रूर ही कराना चाहिए। तो स्क्रीनिंग मैमोग्राम जरूर कराना चाहिए देखने के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। दूसरा, अगर है तो उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जितने भी प्री मेनोपॉजल या 30 इयर्स के आसपास या उसके नीचे जो गांठें होती हैं वो कैंसर यूजली नहीं होती हैं, 90% बिनाइन होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो बिनाइन ब्रेस्ट कैंसर को भी हमें इवेल्युएट करना है कि वो बिनाइन ब्रेस्ट जो बिनाइन डिजीज है वो क्या है। कई बार होता है वो फाइब्रो एडिनोमा होता है, कई बार वो फाइब्रो एडिनोसिस होता है, कई बार बहुत सारे
हार्मोन रिलेटेड चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट में, जिसमें वो लंप की तरह प्रेजेंट करते हैं, तो 90% बिनाइन होते हैं। तो वो आपको हर ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ है वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, वो बिनाइन डिजीज भी होती हैं। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, ताकि उसका ट्रीटमेंट हम वैसा ही कर सके। पोस्ट मेनोपॉजल में या 45 ईयर्स के बाद या 48 ईयर्स के बाद जो ब्रेस्ट कैंसर होती है वो यूजुअली मैलिग्नेंट होती है, वो कैंसरस होती है। तो उस कंडीशन में इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए। थैंक यू मैम। अगर किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देश और दुनिया में तमाम वो टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है। बस जरूरत है समय रहते इसे पहचानने की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।